चलिए, तो हिंदी, अंग्रेजी और कंप्यूटर के लिए ये बैच आपके लिए स्पेशली लेकर के आया गया है। और इस बैच के अंतर्गत जो अलग अलग एग्जाम्स में आपको हिंदी भाषा या कंप्यूटर या अंग्रेजी भाषा, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को परेशान करते रहते हैं। क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वेटेज में भले आपको कहीं पर कम कहीं पर आपको ज्यादा मिले, लेकिन अभी का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पैटर्न है उसके अंतर्गत आप ये देख पा रहे हो कि सर थोड़े थोड़े मार्क्स के लिए विद्यार्थी रह जा रहे हैं, या थोड़े थोड़े मार्क्स जो है उनके चयन में बाधा बन रही है। तो आपको हर एक हिस्से को ध्यान में रख करके पढ़ाई करनी होती है, साथ ही हर एक हिस्से को इतना मजबूत करना होता है कि सर वहां से आपकी एफिशिएंसी नियर अबाउट 100 निकल करके आए। मतलब आप अगर ये बोलो कि सर हम हिंदी में चाहे तो 100 में 100 ला सकते हैं अगर 100 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, या कोई ऐसा एग्जाम जिसमें यदि मुझे 10 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जा रहे हैं, सर मैं 6 से 7 तो बना लेता हूं या बना लेती हूं, लेकिन बाकी के क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पाते। तो आप सबको पता होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो अभी लेवल है, वहां पर एक नंबर भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी जितने एग्जाम होने हैं, लगभग ये मान करके चलिए कि व्यापम जब एग्जाम ले रहा है तो लगभग सभी एग्जाम में ये पैटर्न कर दिया जाएगा कि वो 100 नंबर के अंतर्गत ही लिया जाना है। एक पैटर्न व्यापम सेट करता जा रहा है जिसमें 100 नंबर जो है ये अधिकतम अंक के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। अब इन 100 नंबर में यदि मैं हिंदी का वेटेज 10 नंबर रखूं या 5 नंबर रखूं, कितना भी रखूं, लेकिन वो वेटेज आपके एग्जाम में कंपटीशन में बने रहने के लिए बहुत जरूरी है कि यहां से पूरे अंक निकाले जाएं। क्योंकि ये ऐसा हिस्सा है जहां से अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो अच्छी बात, अगर यहां से आप स्कोर नहीं करोगे तो आपको दूसरी जगह पर जाकर के उतना ही ज्यादा मेहनत आपको करना होगा। जैसे गणित में आप जाएंगे, गणित में बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं उनको परेशानी होती है। गणित में अगर आप परेशान हो रहे हैं तो गणित को आपको लगातार प्रैक्टिस की जरूरत जैसे पड़ती है, ठीक वैसे ही प्रैक्टिस की जरूरत आपको एक तो हिंदी भाषा में पड़ती है, दूसरी इंग्लिश लैंग्वेज में पड़ती है, और वैसे ही प्रैक्टिस और उतना ही अपने नॉलेज को एनहांस करने की जरूरत होती है कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट में। तो कहीं ना कहीं ये जो तीन विषय आपके सिलेक्शन में एक बहुत बड़े भूमिका में आपको देखने को मिल सकते हैं, और इसीलिए आपके लिए ये बैच, ये स्पेशल बैच, कॉम्बो बैच आपके लिए हम लेकर के आए हैं, ताकि जो बच्चे इंग्लिश में या हिंदी में या कंप्यूटर में जो अपने आप को असहज महसूस करते हैं एग्जाम हॉल में, आप इस चीज को समझिए कि ये आपको स्कोर करके देने वाले सब्जेक्ट हैं। अगर आप यहां से स्कोर कर लेते हैं, ये तीनों सब्जेक्ट में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं, तो बाकी लोगों से कुछ नहीं तो कम से कम 3 से 4 नंबर या 5 नंबर तक आप आगे जा सकते हैं। क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी हर हर एक व्यापम के एग्जाम का एक अभिन्न हिस्सा है, वहां पर आपको ये सिलेबस में दिखता ही है। वैसे ही कंप्यूटर आपको हर एक एग्जाम में कम ज्यादा वेटेज के साथ दिखेगा ही। इसके अंतर्गत इस बैच में जैसे मैंने आपको बताया कि 3 सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, एक तो हिंदी, दूसरा इंग्लिश और तीसरा कंप्यूटर। पूरे सिलेबस का आपका कवरेज हम करेंगे। अलग अलग एग्जाम्स के सिलेबस को ध्यान में रखा जाएगा, जिसके अंतर्गत आप छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर के बड़े से बड़े एग्जाम तक का सिलेबस आप इसके अंतर्गत देख सकते हैं। अब चूंकि मैं आपको हिंदी भाषा आगे पढ़ाने वाला हूं, इसीलिए इस सब्जेक्ट के विषय सिलेबस पर हम बात करेंगे, इसकी विषय वस्तु पर हम बात करेंगे कि इसके सिलेबस में क्या होगा। आगे सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंग्लिश आपको दिव्या मैम पढ़ाएंगी और कंप्यूटर भी दिव्या मैम ही आपको पढ़ाएंगी। तो ये पूरा बैच जो है ये आपके हिंदी, अंग्रेजी और कंप्यूटर विषय को लेकर के हमने डिजाइन किया है। और ऐसे अभ्यर्थी जो इन विषयों में असहज महसूस करते हैं, बिल्कुल आप उनसे बात कर सकते हैं, उनको ये बैच ज्वाइन करा सकते हैं। बहुत नॉमिनल फीस पर आपके लिए हम लेकर के इस बैच को आए हैं। अब हिंदी भाषा के सिलेबस की हम बात करें। हिंदी भाषा का जो सिलेबस है ना,
ये आपको सीजी व्यापम के एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में ये आपको थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलता है, हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा के सिलेबस की यदि हम बात करें तो हिंदी भाषा का सिलेबस भाषा बोध से चालू होकर के आप उधर जितना विस्तारित करना चाहें वहां तक आप इसको विस्तारित कर सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि सर किस एग्जाम में कितना वेटेज रहता है। तो अलग अलग एग्जाम में इस सब्जेक्ट का, इस विषय का वेटेज अलग अलग रहता है। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं, अभी जैसे व्यापम का एग्जाम है, अमीन पटवारी का एग्जाम है, या हॉस्टल वार्डन का एग्जाम होता है, इन सभी एग्जाम्स में हिंदी का जो वेटेज है वो 5 नंबर 10 नंबर इस प्रकार का रहता है। लेकिन अगर आप एसआई भर्ती परीक्षा को देखें, या जो ऑडिटर का एग्जाम होता है, ऑडिटर का एग्जाम, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम होता है। और बहुत सारे अभ्यर्थी जो है, पिछले बार जब एग्जाम हुआ था तो बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए थे। संपरीक्षक इसको कहा जाता है, सहायक संपरीक्षक का एग्जाम होता है। तो इस एग्जाम के यदि आप सिलेबस की बात करेंगे ना, तो यहां पर आपको हिंदी का वेटेज बहुत अच्छा मिलता है, वेटेज बहुत अच्छा मिलता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि एसआई की अगर हम बात करें तो एसआई भर्ती परीक्षा में आपको लिखित परीक्षा जो है ये 2 अलग अलग चरणों में देनी होती है ना। 5 अलग अलग चरण होते हैं जिसमें 2 लिखित परीक्षाएं होती हैं। एक होता है एसआई प्रीलिम्स का एग्जाम और एक होता है एसआई मेंस का एग्जाम। एसआई प्रीलिम्स के एग्जाम में 10 क्वेश्चन आपके हिंदी भाषा के होते हैं। वहीं मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में 3 अलग अलग पेपर होते हैं, जिसमें सबसे पहला पेपर जो होता है वो भाषा का ही होता है। और भाषा के पेपर को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 अलग अलग लैंग्वेज, 2 अलग अलग भाषाएं आपको पढ़नी होती हैं। एक भाषा है हिंदी भाषा और दूसरी भाषा इसमें जिसको शामिल किया जाता है वो है इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश ये 2 अलग अलग भाषाएं आपको पढ़नी होती हैं मेंस के पेपर में। वैसे ही अगर आप ऑडिटर की बात करें, संपरीक्षक की बात करें, तो ऑडिटर के एग्जाम के अंतर्गत आपको यह दिखेगा कि लगभग 50% प्रश्न जो है ना, लगभग 100 नंबर का क्वेश्चन आता आएगा व्यापम में, उसमें लगभग 50% क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन जो है ये आपके हिंदी भाषा के ही आते हैं। तो हिंदी भाषा अगर आपकी मजबूत होगी तो कहीं ना कहीं व्यापम के अन्य एग्जाम्स में तो काम आएगा ही, लेकिन आगामी एसआई भर्ती परीक्षा और ऑडिटर के बारे में भी कहा जा रहा है कि अगले 1-2 साल में वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो ऑडिटर के एग्जाम के लिए भी कहीं ना कहीं ये जो बैच है ये आपके लिए बहुत बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम चीजों को समझते हुए, एक एक पॉइंट को पकड़ पकड़ के आपको समझाते हुए चलेंगे। तो इस बैच के अंतर्गत सारी चीजें आपको मैं एसआई भर्ती परीक्षा में जो काम आए, ऑडिटर के एग्जाम में काम आए और अन्य भर्ती परीक्षाओं में जो सिलेबस है उन सब का समअप करते हुए हम एक एकीकृत तैयारी करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको टॉपिक वाइज सारी चीज की क्लैरिटी हो, कहां कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको समय समय पर बताता हुआ चलूंगा। ठीक, चलिए। तो हिंदी भाषा की यदि हम सिलेबस की बात करते हैं तो हिंदी भाषा का सिलेबस, हिंदी भाषा का जो सिलेबस है ये सिलेबस आपको अधिकांश एग्जाम्स में भाषा बोध वाले टॉपिक से चालू होता हुआ दिखेगा, यानी यहीं से प्रारंभ होता है हिंदी भाषा का सिलेबस। कई बार ऐसा होता है कि भाषा बोध जो है ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन यहां से क्वेश्चन बिल्कुल एकदम आते हैं। भाषा बोध बड़ा टॉपिक है और लगभग 2 दिन का टाइम इसमें मुझे लगता है, 2 घंटे की क्लास आपकी लगभग केवल और केवल भाषा बोध को समझाने के लिए होती है। इस भाषा बोध के अंतर्गत हम लोग भाषा क्या है, भाषा में गुण कौन कौन से पाए जाते हैं, इसके अलावा भाषा के प्रकार कौन कौन से होते हैं ये पढ़ेंगे। इसके अलावा एक बढ़िया टॉपिक जो आप अमूमन देखते हैं जहां से क्वेश्चन आता है वो है हिंदी का विकास क्रम। यहां से क्वेश्चन आता है आपके लिए।
इसके अलावा एक टॉपिक जो आप लोग पढ़ेंगे वो है भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान। भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान। इसके अंतर्गत जो आर्टिकल्स हैं, जो भाग हैं, जो अनुसूची है, वो आपको मैं दिखाऊंगा कि भाई इसमें हमको क्या क्या देखना होता है, क्या क्या पढ़ना होता है। इसके अलावा एक टॉपिक हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे जो पिछले साल काफी ज्यादा चर्चा में रहा है, वो टॉपिक है शास्त्रीय भाषा। इसके अंतर्गत टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं शास्त्रीय भाषा। तो ये सारी चीजें आप भाषा बोध वाले टॉपिक के अंतर्गत देखते हैं, ये पढ़ना है हमको। इसके आगे यदि हम बात करें तो इसके बाद आपके मेन सिलेबस का हिस्सा चालू होगा। व्यापम के अधिकांश एग्जाम में देखेंगे तो पहला यूनिट जो होता है वो स्वर, व्यंजन एवं वर्तनी इस नाम से होता है। तो आप देखेंगे कि वहां पर स्वर, व्यंजन, वर्तनी ये सारे टॉपिक आपको मिलेंगे वर्णमाला के अंतर्गत। अब इस वर्णमाला के अंतर्गत क्या केवल वर्णों को, स्वरों को, व्यंजनों को जान लेना पर्याप्त होता है क्या? नहीं सर। आप जब वर्णमाला पढ़ते हैं तो वर्णमाला के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आपको देखनी होती हैं। और अभी अगर मैं नवीन पैटर्न की बात करूं, नए पैटर्न की, तो नए पैटर्न में आपको कई सारी मूलभूत चीजें जो हैं वो बदलती हुई दिखती हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछने का तरीका एकदम बेसिक सी चीज है। पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता था ना, वो कैसे पूछा जाता था? ऐसे, जैसे पूछा जाता था कि भाई अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है ना, या लघु स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर कितने होते थे, मूल स्वर कितने होते हैं, ये संयुक्त स्वर कितने होते हैं। ये बेसिक पैटर्न होता था क्वेश्चन पूछने का। अब जो पैटर्न बदल रहा है, अब जो आपको नया पैटर्न आपको एग्जाम में अपडेट होता हुआ, एग्जाम में आता हुआ जो दिख रहा है, उसके अंतर्गत आप सबसे पहले तो अपडेट करते हैं वर्णों की परिभाषाओं को। वर्णों की परिभाषाओं को क्यों सर? क्योंकि यहां से देखिए हमको ये पता होता है कि स्वर ऐसे वर्ण, एकदम बेसिक उदाहरण दे रहा हूं आपको, जैसे हमको ये पता होता है कि स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, या हम सरल शब्दों में कहें तो ये ऐसे वर्ण होते हैं जो जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। एक ये पैटर्न चलता था। अभी क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है कि ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करने में मुख मार्ग में किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना हो, ऐसे वर्णों की संख्या कितनी है। अब इनडायरेक्टली वो पूछ रहा है स्वरों को, इनडायरेक्टली वो पूछ रहा है स्वरों को, लेकिन चूंकि हम परिभाषा को अपडेट नहीं कर पाए हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन हमसे छूट सकता है। तो परिभाषाओं को बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी परिभाषाएं आएंगी जो आपको एग्जाम में एकदम डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछता है। जैसे जैसे पूछ लेता है कि हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्णों की संख्या कितनी है जो न तो पूर्णतः स्वर है और न पूर्णतः व्यंजन। अब हमारा दिमाग तुरंत अर्ध स्वर की तरफ भागने लगता है या अन्य वर्णों की खोज में हमारा दिमाग निकल जाता है, लेकिन हमको एग्जैक्ट पता नहीं होता है कि सर किनको बोला जाता है, मतलब ये परिभाषा किस चीज की है और इन वर्णों के अंतर्गत हम किनको रखते हैं, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो परिभाषा जो है ये आपके वर्णमाला के अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हो गया है। जो अभी का नया पैटर्न देख रहे हैं वहां पर आपको परिभाषाओं से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा रहा है। इसी प्रकार जब वर्णमाला आगे बढ़ जाएंगे, वर्णमाला में तो परिभाषा पढ़ने के बाद आगे बढ़ेगा आपका इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण, और उनके साथ में जुड़ जाएंगे वर्णमाला के बहुत सारे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट्स के अंतर्गत आप कई सारी चीजों को देखेंगे।
जैसे स्वरों का विभाजन। अब स्वरों को 4 अलग अलग आधारों पर या 5 अलग अलग आधारों पर आप बांट रहे हैं। इन पांचों आधारों को बांटने के पीछे रीजन क्या है? क्यों हम इनको अलग अलग आधारों में बांट रहे हैं? क्यों हम ये कहते हैं कि सर मूल स्वर और लघु स्वर जो हैं ये इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण वही होंगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअली दोनों अलग अलग है। आ ई उ री आप पढ़ते हैं बचपन से कि सर ये मूल स्वर है और इन्हें ही आप लघु स्वर कहते हैं। लेकिन जब आपको ये बोला जाता है कि मूल स्वर कौन होते हैं, अब परिभाषागत रूप से मान लीजिए क्वेश्चन किया कि मूल स्वर कौन है, तो आप विकल्प में ये नहीं बोल सकते, या मान लो ऐसा विकल्प दिया आपको कि जिनका उच्चारण काल कम होता है, जिनकी उच्चारण अवधि कम होती है, जो कम समय तक उच्चारित होते हैं, या एक विकल्प आपको दिया कि जो अन्य स्वरों के योग से नहीं बनाए जा सकते। आप मूल स्वरों की बात कर रहे हैं तो सर मूल स्वरों को ही लघु स्वर कहा जाता है, लेकिन आप चूंकि मूल स्वरों को पढ़ रहे हैं तो आप परिभाषा भी मूल स्वरों के आधार पर ही आंसर लेंगे। आप वहां पर मूल स्वरों को कभी भी उच्चारण काल या उच्चारण अवधि के आधार पर परिभाषित नहीं कर सकते। आपको उनकी रचना पर जाना पड़ेगा और उनकी उत्पत्ति पर जाना पड़ेगा आपको, और ये देखना पड़ेगा कि क्या ये वर्ण किसी अन्य वर्ण के मेल से बनाए जा सकते हैं या नहीं बनाए जा सकते। तो ऐसे बहुत बेसिक बहुत सारी चीजें आपको यहां पर सीखने को मिलेंगी, और कॉन्सेप्ट वाला पार्ट जो है वो पूरा मैं आपका कवर कराने वाला हूं। इसके बाद व्यंजनों का विभाजन हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे व्यंजन हैं जिनके नाम में आप बहुत तकलीफ महसूस करते हैं, कभी सुने ही नहीं सर। किसको काकल्य बोला जाता है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है काकल्य तो। या वर्त्स व्यंजन किनको कहा जाता है? या आप पढ़ते हैं कि उत्क्षिप्त व्यंजन किनको कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन किसको कहा जाता है? संघर्षी कौन है? स्पर्शी संघर्षी कौन है? संघर्षहीन व्यंजनों के अंतर्गत किनको रखा जाता है? वो सारी चीजें आपको इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत मैं बताऊंगा, व्यंजनों का विभाजन। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो आपको वर्णों का उच्चारण स्थल आप देखते हैं, अल्प प्राण महाप्राण का कॉन्सेप्ट देखते हैं, अघोष और सघोष वर्ण का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो वर्णमाला में तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, और इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको बहुत बेसिक में उतर करके चीजों को समझना होता है। तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। वर्णमाला के अंतर्गत न केवल परिभाषाओं को, बल्कि इसके अंतर्गत जितने कॉन्सेप्ट वाला पार्ट आता है, जितना कॉन्सेप्चुअल हिस्सा आता है, वो सब के सब इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद एक हिस्सा हम लोग इसमें पढ़ेंगे, वर्णमाला जब कंप्लीट हो जाएगी तब आगे बढ़ेंगे हम लोग इसमें शब्द रचना की तरफ। और शब्द रचना वाला जो टॉपिक है, इसके अंतर्गत यदि आप देखेंगे तो बेसिकली 4 बड़े टॉपिक शब्द रचना के अंतर्गत रखे जाते हैं। 4 टॉपिक। ये 4 टॉपिक कौन से हैं सर? तो इसके अंतर्गत एक टॉपिक तो आती है आपकी संधि। संधि संधि बहुत बेसिक टॉपिक है, और संधि को जब आप सीखते हैं तो संधि में यूज होता है वर्णमाला का, और जब आप संधि सीख जाते हैं तो ये संधियां, ये कॉन्सेप्चुअल हिस्सा, ये आपके काम आता है उपसर्गों में, ये काम आता है आपके शब्द शुद्धि के अंतर्गत। तो बहुत बड़ा हिस्सा है संधि का, संधि को पढ़ना है। इसके अलावा आपको इसी में उपसर्गों को पढ़ना है, आपको इसी के अंतर्गत प्रत्ययों को भी पढ़ना है, और इसी टॉपिक में शामिल होगा आपका समास वाला हिस्सा, समास। तो ये 4 टॉपिक हम लोग शब्द रचना के अंतर्गत देखने वाले हैं। अब इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सिलेबस में ये मिलेगा कि सर एक टॉपिक लिखा हुआ है जिसमें लिखा है शब्द साधन। हालांकि ये पर्टिकुलर इसी नाम से हो जरूरी नहीं है, क्योंकि शब्द साधन वाला हिस्सा जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसके अंतर्गत कुछ चुनिंदा हिस्सों को ही सिलेबस में वो शामिल करता है। जैसे आप बहुत सारे एग्जाम देखेंगे तो एग्जाम में आपको
शब्द साधन के अंतर्गत, शब्द साधन के अंतर्गत आपको यह दिखेगा कि शब्द साधन में लिख के दे दिया है आपको कि संधि, इसमें संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, क्रिया पढ़ना है, केवल ये 4 शब्दों को लिख देता है। लेकिन जब आप शब्द साधन पढ़ते हैं तो शब्द साधन में 5 अलग अलग प्रकार से शब्दों का विभाजन किया जाता है। 5 अलग अलग आधार होते हैं शब्दों को बांटने के, और इन 5 अलग अलग आधारों को हमको देखना होता है। जैसे आप शब्दों का विभाजन प्रयोग के आधार पर पढ़ते हैं, 8 प्रकार के वहां मिलेंगे शब्द। आप उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार देखते हैं, वहां 4 प्रकार मिलेगा। रचना के आधार पर शब्द मिलेगा आपको 3 प्रकार के। इसके अलावा आपको शब्द मिलेगा कि जो रूपांतरण है उसके आधार पर शब्दों का विभाजन है, और आपको अर्थ के आधार पर शब्दों का 2 प्रकार आपको यहां पर पढ़ना होता है। तो अलग अलग विभाजन है, अलग अलग शब्द आपको देखने हैं इसके अंतर्गत। और शब्दों को जब बांटा जाता है इसके प्रकारों में, तो सर वहां से पहचानने वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पहचानने वाला इन द सेंस कि आपको पूछ लिया जाता है कि फलाना शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है, फलाना शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, फलाना शब्द किस प्रकार का विशेषण है, क्रिया का प्रकार समझाइए, क्रिया विशेषण का प्रकार समझाइए, तो फलाना के कितने प्रकार होते हैं। जैसे आपको पूछ लेता है कि समुच्चय बोधक अव्ययों के कितने प्रकार हैं, विस्मयादि बोधक अव्ययों के कितने प्रकार हैं, तो वहां से आपको अलग अलग प्रकार का विभाजन यहां पर देखने को मिलेगा। इसी के अंतर्गत आप 4 प्रकार के शब्दों में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों को पढ़ेंगे। यहीं पर आपको संकर शब्दों का कॉन्सेप्ट भी समझना है। इसी के अंतर्गत आपको रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्दों को समझना है। ये सब पढ़ लेंगे तो एक हिस्से में मैं आपको पर्यायवाची वगैरह जो शब्द होते हैं, है ना, आपका पर्यायवाची हो गया या विलोम शब्द हो गया, इसके अलावा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए, या इसी को बोला जाता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो अलग अलग जो कॉन्सेप्चुअल हिस्सा है, ये तो खैर याद करने वाली चीज है, वो सबको भी हम लोग डील करते हुए चलेंगे। इसके बाद ये वाला जब हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग एंटर करेंगे शब्द रूप में। शब्द रूप, शब्द रूप वाला जो टॉपिक है, इसके अंतर्गत बेसिकली हमको 3 टॉपिक देखने होते हैं। एक टॉपिक हमको देखना होता है इसमें लिंग, एक टॉपिक देखना होता है वचन, और तीसरा टॉपिक देखना होता है कारक, या इसी को बोला जाता है परसर्ग। तो ये 3 प्रकार के शब्द हमको देखने हैं। इसके अलावा अभी जो नया पैटर्न है उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं काल से, सिलेबस में लिखा हुआ नहीं रहता, लेकिन यहां से क्वेश्चन उठा करके देता है। और एक टॉपिक जो मैं बोलूंगा कि यहां से हमको पढ़ना चाहिए, वो है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, जो 20 प्रकार के विराम चिन्ह हैं, उनका अध्ययन करना बहुत जरूरी हो गया है अभी के पैटर्न में। क्यों बोल रहा हूं सर ऐसा? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जब आप विराम चिन्हों को पढ़ते हैं तो यहां से कई बार आपको क्वेश्चन अभी नए वाले पैटर्न में आता हुआ दिखेगा। आप पिछले 3 साल के पेपर का एनालिसिस जब करेंगे, पिछले 3 साल का पेपर जब आप देखेंगे, तो पिछले 3 साल के पेपर में आपको कई बार ऐसा हुआ है कि सिलेबस में विराम चिन्ह मेंशन नहीं करता है, बावजूद उसके एग्जाम में आपको क्वेश्चन उठा करके दे दिया जाता है। तो आपको थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ेगा अपने सिलेबस के लिए कि भाई मुझे क्या 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 यहां से पढ़ना है। तो विराम चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है आपके सिलेबस के लिए। अब शब्द रूप जब कंप्लीट होता है तो इसके बाद एक टॉपिक आपका आता है, इसमें इसमें एक टॉपिक आता है आपका मुहावरे, सॉरी, मुहावरे लोकोक्तियों के पहले वाक्य। और वाक्य के अंतर्गत बेसिकली आपको 3 चीजें देखनी होती हैं। वाक्य के अंतर्गत एक तो सबसे पहले देखना होता है हमको वाक्य के अंग। वाक्य के जो अंग हैं, है ना, जो उद्देश्य और विधेय है, वो हमको देखना होता है। और जब आप वाक्य के अंगों को देखते हैं
तो आपका पदबंध वाला कॉन्सेप्ट इसी से डायरेक्ट लिंकअप होता है। तो अंग के साथ पदबंधों को पढ़ा जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे आप, तो वाक्य के अंगों के साथ आप पढ़ेंगे वाक्य के जो 6 आवश्यक तत्व होते हैं उन टॉपिक्स को, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन अब आपको पैटर्न के अंतर्गत पूछना जा रहा है। तो नए पैटर्न के हिसाब से अगर खुद को अपडेट करेंगे तो आप इसको छोड़ नहीं सकते सर, आपको इसको पढ़ना ही होगा। और एक टॉपिक आपको पढ़ना है वाक्य के भेद। वाक्य को दो अलग अलग आधारों पर जो बांटा जाता है उस विभाजन को आपको देखना है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। तो ये आपको वाक्य वाले हिस्से से देखना है। अब इसके अलावा और क्या टॉपिक बच जाता है सर? इसके अलावा यदि मैं कहूं तो एक टॉपिक आपका बच जाता है इसमें, व्याकरणिक अशुद्धियां। व्याकरणिक अशुद्धियां, व्याकरणिक अशुद्धियों के अंतर्गत आपको दो प्रकार की अशुद्धियों को पढ़ना होता है, एक तो शब्द की अशुद्धि और दूसरा वाक्य की अशुद्धि। शब्द की अशुद्धियां आपने देखी होगी कि वर्तनी के रूप में आपको कई बार वाक्य की अशुद्धियों को पूछा जाता है। तो वाक्य की अशुद्धियों को आपने देखना है, आपको देखना है, शब्द की अशुद्धियों को आपको देखना है। तो दोनों प्रकार की अशुद्धियां आपको पढ़नी है। इसके अंतर्गत आपको बहुत सारे ऐसे शब्द बताऊंगा जो आपको लगातार कई एग्जाम में कोई ना कोई पूछा गया है, तो उनको भी हम लोग देखेंगे। तो व्याकरणिक अशुद्धियां ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आता है। इसके बाद एक टॉपिक जो आपका अमूमन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, व्यापम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं होता, लेकिन कुछ चुनिंदा एग्जाम में आपको ये सिलेबस में लिखा हुआ मिलेगा, वो है रस, एक टॉपिक है छंद और एक टॉपिक है अलंकार। ये तीनों टॉपिक मैं आपको क्लास में ही कवर करा दूंगा और भरपूर आपको क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे कि एक क्वेश्चन यहां से वहां ना जाए। तो अपने को रस छंद अलंकार को टॉपिक को कवर करना है। इसके अलावा टॉपिक आएगा आपका मुहावरा लोकोक्ति वाला हिस्सा, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ये वाला हिस्सा। तो मुहावरों को कैसे पहचाना जाता है, लोकोक्तियों को कैसे पहचाना जाता है, ये हिस्सा हमको देखना है। क्यों? क्योंकि अभी नए वाले पैटर्न में आप देखिएगा, आपको मुहावरा या लोकोक्ति न केवल उसका अर्थ पूछ रहा है, बल्कि आपको ये पहचानने के लिए बोल रहा है कि इनमें से कितने लोकोक्तियां हैं और कितने मुहावरे हैं। तो आप कैसे पहचानोगे? क्योंकि हमारे दिमाग में बचपन से ये स्ट्रक्चर बना होता है सर, दिमाग में क्या कि मुहावरे और लोकोक्तियां तो एक जैसे होते हैं सर, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। लोकोक्तियां बहुत अलग सी चीज होती हैं और मुहावरे बहुत अलग से चीज होते हैं। इन दोनों में भेद करना हमको आना चाहिए। तो हम कैसे भेद करेंगे वो आगे जाकर के हमको पता चलेगा। ये टॉपिक्स जो हैं ये आपको एग्जाम में मिलेगा। हिंदी के सिलेबस में ये सारी चीजें शुरू से लेकर के आखिरी तक आपको मिलती हैं। ठीक, तो ये पूरा हिस्सा हमको पढ़ना है, बहुत अच्छे से तैयारी होगी, आप निश्चिंत रहिए उसके लिए, क्योंकि मैं खुद आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूं और एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए, बहुत बेसिक से पुराने क्वेश्चन सॉल्व करवाते हुए मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ूंगा। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो पूरा आपका हिंदी के सिलेबस में जो क्वेश्चन है ना, या ये बोला जाए कॉन्सेप्ट से लेकर के पूरे क्वेश्चन तक की आपकी जर्नी इस बैच के अंतर्गत होगी। आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर कराया ही जाएगा, साथ में आपको बैच के अंतर्गत क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। आपको कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन भी कराता जाऊंगा टॉपिक खत्म होते ही, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कितनी गहराई तक जा सकता है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैं यहां से खुद ही निकालता हूं, लगभग सारे क्वेश्चन मैं खुद ही निकालता हूं। तो उन क्वेश्चंस को आप देख करके समझोगे कि अभी का जो पैटर्न है ना वो आपको कितना अपडेट करना है। ठीक है, चलिए, तो ये आपके सिलेबस का लेखा जोखा है जो कि आपको अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जाता है सर, हिंदी का। और
पूर्णिमा सर, हिंदी के प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक ले सकते हैं? हिंदी की प्रैक्टिस के लिए मेरे हिसाब से सबसे अच्छी किताब जो होती है ना, वो है घटना चक्र। अच्छी किताब है। हाँ, लेकिन घटना चक्र में समस्या क्या होती है आपको बता रहा हूं। घटना चक्र में समस्या ये होती है कि ये अब चूंकि सेंट्रल लेवल की बुक है कि नहीं, इसमें अलग अलग जो एग्जाम्स हैं वो आपको दिखेंगे कि वो सेंट्रल लेवल की या दूसरे स्टेट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप इसको सॉल्व जब करेंगे घटना चक्र के प्रश्नों को प्रैक्टिस करने के लिए, तो मेरा ये मानना है कि हमेशा आप या तो विनय कुमार पाठक जी की किताब लेकर के बैठें, और साथ में जो सीजीपीएससी या सीजी व्यापम ने जिस आंसर को प्रेफरेंस दिया है वो मॉडल आंसर अपने पास होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीजें। तो जहां जहां पर डिफरेंस होगा मॉडल आंसर में और घटना चक्र में, वो तो मैं आपको अपडेट कराते हुए वैसे भी चलूंगा। ठीक है, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। हाँ, अगर आपको पढ़ते समय घटना चक्र में और विनय कुमार पाठक जी की किताब में कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट मिलता है आंसर में या किसी शब्द के संबंध में आपको डिफरेंस मिलता है, तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि आंसर हमेशा बनाया जाएगा किसके आधार पर? विनय कुमार पाठक जी के बुक के आधार पर। तो उसके उसके जो आंसर हैं उसको आप ज्यादा तवज्जो देंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मेरे हिसाब से यहीं से उठाया जाएगा और इसी के आधार पर आप आंसर लेंगे, क्योंकि इसी के आधार पर मॉडल पेपर भी बना होगा, मॉडल क्वेश्चन भी बना होगा। तो इसी के आधार पर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक, तो दोनों चीजें आप लेकर के बैठिए, घटना चक्र लेकर के बैठिए और साथ में विनय कुमार पाठक जी की बुक लेकर के बैठिए। इससे होगा ये कि क्वेश्चन जो है वो जब यहां पूछा गया है तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न दिख जाएगा कि यहां से क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, और यहां से आपको यह पता चल जाएगा कि इस पैटर्न का आंसर लेना किसको है। ठीक है, हाँ, पैटर्न आपको यहां से पता चल जाएगा, यहां से आपको पता चल जाएगा कि आंसर किसको लेना है। ये अच्छा तरीका होता है पढ़ने का। इससे होता यह है कि आपका जो विनय कुमार पाठक वाली किताब है वो भी आपकी एक एंड से कवर होती हुई चलती है और दूसरी तरफ आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी अपडेट होता हुआ चलता है। ठीक है, तो आपके लिए डबल फायदा हो जाता है अगर आप ये कर पाते हैं तो। ठीक, चलिए, तो ये आपके सिलेबस का पूरा लेखा जोखा है, कहां कहां से कैसा कैसा आता है ना। ये सारी चीजें आपके सिलेबस में लिखी होंगी। इसके अलावा टॉपिक आपको बमुश्किल एक आध टॉपिक जैसे शब्द शक्ति हो गया, शब्द युग्म हो गया, इस प्रकार का टॉपिक कभी कभी किसी किसी एग्जाम में आपको मिल जाता है। अदरवाइज जो लिखा है ये आपके सिलेबस को कंप्लीटली डिफाइन कर देता है, इतना ही टॉपिक आप देखिएगा। ठीक है, चलो, तो अब आते हैं हम लोग हमारे सिलेबस में। सिलेबस को आपने देखा, अब मैं कैसे पढ़ाऊंगा सर आपको, क्योंकि पढ़ने का तरीका भी तो थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए ना कि सर सीक्वेंस में हो और पढ़ने में मजा आता है जिससे। तो हम ये करेंगे कि टॉपिक चालू करेंगे भाषा बोध। सबसे पहला टॉपिक यही उठाएंगे हम लोग, भाषा बोध। क्यों ऐसा सर? भाषा बोध इसलिए मुझे पर्सनली मैं यहां से इसलिए चालू करता हूं क्योंकि भाषा बोध वाला जो हिस्सा होता है ना, उसमें आपको यह पढ़ने को मिलता है कि भाषा है क्या। ठीक है, और जब आप ये जान जाते हैं कि भाषा क्या है, तो आपको इसी टॉपिक के अंतर्गत कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं बता दूंगा जो कि आपको व्याकरण सीखने में बहुत हेल्प करते हैं। जैसे तत्सम तद्भव का सिद्धांत क्या होता है, या देशज शब्द कहां से आते हैं, या विदेशज शब्द जो आते हैं वो कैसे होते हैं, वो क्यों आते हैं हमारी भाषा में। तो ये सारी चीजें जब आप एक एक करके सीक्वेंस वाइज सीखोगे ना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है हिंदी को कंप्लीट करना। ठीक है, हम हिंदी नहीं समझ पाते, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि सर हम प्रॉपर जो मेथड है, जो चैनल है, उसको हम लोग प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं। और चूंकि उसको प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं तो इस कारण से होता यह है कि सर हम
टॉपिक तो सारे कवर करना चाहते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया में उलझ जाते हैं जो कि बहुत उबाऊ है। हम सीधे उठाते हैं वर्णमाला को, वर्णमाला में वर्णों को पढ़ लिए, कहानी खत्म कर दिए, सीधे पहुंच जाते हैं सर वाक्य में, नहीं तो शब्द रूप में। लिंग वचन से क्वेश्चन आता है, यहां कूद गए। आपको वो चीजें फिर समझ में नहीं आती हैं। बीच में बहुत सारी चीजें घट चुकी हैं, बीच में बहुत सारी चीजें घट चुकी हैं, और इनको यदि आपने नहीं समझा है तो ये आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब बन सकता है। ठीक है, तो एक एक करके एकदम सीक्वेंस में चलेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। धीरे धीरे करके ये पूरा हिस्सा कवर होगा, और यकीन मानो ये सिलेबस जब आपका एक बार कंप्लीट हो जाएगा, या जैसे जैसे आप टॉपिक के क्वेश्चन लगाते जाएंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि भाई आप सही दिशा में जा रहे हो। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हम लोग करने वाले हैं, हाँ, हिंदी का सिलेबस है प्रियंका। आज जिस टॉपिक को हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है भाषा बोध। और इस टॉपिक के अंतर्गत, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, भाषा बोध के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं भाषा की परिभाषा। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाषा है क्या। तो भाषा की परिभाषा ये कहती है कि, भाषा की परिभाषा कहती है कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, जिससे कि हम अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाने का काम करते हैं। या यूं बोला जाए कि भाषा एक जरिया है, एक तरीका है, एक माध्यम है, जिससे मनुष्य अपने मन के भावों को प्रकट करता है। ये परिभाषा भी सही है। भाषा शब्द को सबसे पहली बार परिभाषित करने का काम किया था आचार्य पतंजलि ने। आचार्य पतंजलि ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था महाभाष्य। महाभाष्य, ये महाभाष्य आचार्य पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी पर लिखी गई एक टीका थी। अष्टाध्यायी बहुत फेमस किताब है, और पूरी दुनिया में व्याकरण की पहली पुस्तक इसको माना जाता है। मतलब पूरी दुनिया में अगर सबसे पहले व्याकरण किसी भाषा का लिखा गया था तो वो संस्कृत भाषा का व्याकरण था। और संस्कृत भाषा के व्याकरण को जब लिखा आचार्य पाणिनि ने, तो आचार्य पाणिनि ने 8 अध्यायों में उस व्याकरण ग्रंथ की रचना की। और इसीलिए इसीलिए इस पुस्तक को नाम दिया गया था अष्टाध्यायी। 8 अलग अलग अध्याय आपको देखने को मिलते हैं, और ये 8 अलग अलग अध्याय जो हैं, ये सीधे तौर पर भाषा के जो नियम हैं या भाषा के जो व्याकरण हैं, इस व्याकरण से सीधे सीधे जुड़े हुए थे। और इसी के अंतर्गत आप देखेंगे कि सूत्रों के रूप में बात कहने की जो व्यवस्था है वो आचार्य पाणिनि लेकर के आते हैं। सूत्र कहने का मतलब होता है एक तरीके से कोडिफाई लैंग्वेज। कोडिफाई लैंग्वेज को जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि सर कोडिफाई लैंग्वेज जो है ना, वो दिखने में छोटे होते हैं, लेकिन सर ये समझने में बड़े मुश्किल होते हैं। तो आचार्य पतंजलि जो थे, उन्होंने एक काम किया कि भैया मैं एक काम करता हूं, आप सूत्र में लिखे हो अच्छी बात है, लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, या लोगों के समझने में ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कठिन हो जा रहा है। तो मैं एक काम करता हूं कि ये जो आपने संस्कृत का व्याकरण लिखा है, इस संस्कृत के व्याकरण को मैं सरल करके लिखता हूं। और आचार्य पतंजलि ने फिर उस कठिन संस्कृत में लिखा गया जो साहित्य है, जिसका नाम था अष्टाध्यायी, उस अष्टाध्यायी को सरलीकृत करने का काम किया, और उस पर एक भाष्य लिखा इन्होंने। भाष्य का मतलब होता है टीका करना, सरलीकृत करना। तो आचार्य पतंजलि का ये काम है, ये वर्क है कि सर उन्होंने अष्टाध्यायी को सरलीकृत करने का काम किया था, और सरलीकृत करके भाषा के नियमों को जिस किताब में इन्होंने व्यवस्थित किया,
उस किताब का इन्होंने नाम रखा महाभाष्य। और इसी महाभाष्य में आपको भाषा को परिभाषित करते हुए आचार्य पतंजलि मिलते हैं। आचार्य पतंजलि भाषा को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, भाषम व्यक्तायाम वाचि। ठीक है, आगे परिभाषा और भी है, इसी में वो कहते हैं भावम मनेन उपजन्ते, ऐसा। ऐसा तो यहां से परिभाषित आचार्य पतंजलि करते हैं भाषा को, और कहते हैं कि भाषा व्यक्त करती है बोलकर, व्यक्त करती है बोलकर। वाची शब्द संस्कृत के वाक धातु से बना है, इसलिए यहां पर इसका अर्थ उस धातु के संगत में होना चाहिए। तो यहां पर भाषा शब्द की परिभाषा आचार्य पतंजलि देते हैं कि भाषा व्यक्त करती है बोलकर, किसको? भावों को। कौन से भाव? जो हमारे मन में उपजते हैं। तो यहां से जब एक कंप्लीट परिभाषा आचार्य पतंजलि निकालते हैं, तो वे कहते हैं कि सर भाषा भाषा मन में उपजने वाले भावों को बोलकर अभिव्यक्त करती है। तो यही परिभाषा लगभग सभी लोग सहमत हैं, सभी भाषा शास्त्री इस बात को मानते हैं कि भाषा की जो परिभाषा है वो आचार्य पतंजलि ने बहुत शानदार तरीके से दी हुई है। तो भाषम व्यक्तायाम वाची भावम मनेन उपजन्ते, इस परिभाषा में आचार्य पतंजलि ने यह बात भी स्पष्ट कर दी है कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति जो है ये संस्कृत के भाष धातु से हुई है। भाष धातु से। ये क्वेश्चन आता है कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से मानी जाती है, तो किस धातु से मानी जाती है? भाष धातु से मानी जाती है। ध्यान देना, ये विकल्प जब विकल्प के रूप में जब आपको दिखता है तो वहां षटकोण के शा में हलंत लगा होगा। ठीक है, कई बार इस विकल्प को दो इसी चीज से दो विकल्प बना करके देता है वो, एक विकल्प ऐसा देगा, एक विकल्प ऐसा देगा। तो हमको थोड़ा सा सतर्क रहना है। ध्यान रखिएगा, षटकोण के शा पर बाकायदा हलंत लगा होता है जब आप भाष धातु की बात करते हैं। भाष का मतलब होता है बोलना, और यहां से आचार्य पतंजलि इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है जो मन में उपजने वाले भावों को अभिव्यक्त करती है। अब ये आचार्य पतंजलि की परिभाषा। यहां से हमको क्या याद रखना है सर? तो यहां से याद रखने वाली बातों में दो चीजें, तो ये सबसे पहले किताबों के नाम याद रखिए, आचार्य पाणिनि की पुस्तक और आचार्य पतंजलि की पुस्तक। क्यों सर? ये जीएस में भी काम आएगा जब आप इतिहास पढ़ेंगे। इसके अलावा इस धातु का नाम याद रखिए जहां से भाषा शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमको दिखाई पड़ता है सर भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार कहने का सीधा सा मतलब होता है कि सर भाषा के द्वारा आप, मतलब एक तरीके से बोला जाए, आप कितने तरीकों से अपने भावों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि भाषा का मतलब होता है भावों को अभिव्यक्त करने का तरीका। तो कितने तरीके हो सकते हैं ये कहलाएगा भाषा के प्रकार। तो भाषा के अंतर्गत यदि देखा जाए तो भावों को अभिव्यक्त करने के तीन प्रमुख तरीके होते हैं। कौन कौन से तीन तरीके होते हैं सर? सबसे पहला तरीका होता है अपने भावों का संप्रेषण करना ध्वनियों के प्रयोग द्वारा। ध्वनियों द्वारा आप अपने भावों का संप्रेषण कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने भावों का संप्रेषण कर सकते हैं ध्वनि चिन्हों द्वारा। और तीसरा तरीका जिससे कि आप अपने भावों का संप्रेषण करते हैं वो है संकेतों द्वारा। संकेतों द्वारा। तो तीन अलग अलग तरीके से आप अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। पहला
ध्वनियों द्वारा, दूसरा ध्वनि चिन्हों द्वारा और तीसरा संकेतों द्वारा। जब आप अपने भावों की अभिव्यक्ति ध्वनियों के प्रयोग द्वारा करते हैं, जैसे जैसे मैं आपसे बात करता हूं या जैसे आप अपने मित्र के घर जाते हैं तो वो आपस में आप संवाद करते हो, या आप किसी व्यक्ति से मिलते हो तो उसके साथ आप आमने सामने खड़े होकर के बात करते हो, तो उस पूरी प्रक्रिया को यदि आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे ना, तो बोलने वाले के मुंह से एक ध्वनि निकलती है, सुनने वाले के कान में वो ध्वनि जाती है, और बोलने वाले का जो भाव है वो सुनने वाले तक पहुंच जाता है। होता है ऐसा। तो जब आप ध्वनियों के द्वारा भावों का संप्रेषण करते हैं तो भाषा के इस प्रारूप को कहा जाता है मौखिक भाषा। भाषा के इस प्रारूप को कहा जाता है मौखिक भाषा। दूसरी तरफ आप अपने भावों का संप्रेषण ध्वनि चिन्हों के माध्यम से भी कर सकते हैं। अब ये ध्वनि चिन्ह क्या होता है सर? ध्वनि चिन्ह कहने का सीधा सा मतलब है ध्वनियों के लिए निर्धारित चिन्ह। ध्वनियों के लिए आपने जो चिन्ह निर्धारित करके रखा है उन्हीं को कहा जाएगा ध्वनि चिन्ह। जैसे जैसे हमने कहा कि भाई हमारे मुंह से ध्वनि निकल रही है क, तो कोई विद्वान आया आचार्य पतंजलि जैसा, उसने कहा हम इस क ध्वनि को ऐसे प्रदर्शित करेंगे, यह है ध्वनि चिन्ह। हमारे मुंह से ध्वनि निकली खा, हमने कहा इसको ऐसा लिखेंगे, ग ऐसा, घ ऐसा, अंग ऐसा, च ये रहा, छ ये रहा, ज झ इया, और इसी प्रकार से बाकी के अन्य वर्ण भी। इन वर्णों को यदि आप ध्यान से देखेंगे, इन चिन्हों को यदि आप ध्यान से देखेंगे ना, तो हर एक चिन्ह जो है वो एक विशेष ध्वनि से बंधा हुआ है। जैसे आप इसको च नहीं पढ़ सकते, आप कभी भी इसको देखेंगे, कभी भी इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप इसको क ही पढ़ेंगे। उसी प्रकार यदि आप इसको पढ़ेंगे तो सर इसको ज ही पढ़ा जाएगा, आप इसको टमाटर का टा नहीं पढ़ सकते। यही मैं कह रहा हूं कि भाई ध्वनियों के लिए जो निर्धारित चिन्ह हैं उन्हीं चिन्हों को कहा जाता है ध्वनि चिन्ह। ठीक है, ध्वनि चिन्ह। और जब ध्वनियों के माध्यम से भावों का संप्रेषण होता है तो भाव संप्रेषण के इस तरीके को कहा जाता है लिखित भाषा। इसको कहा जाता है लिखित भाषा। तीसरा प्रकार होता है भाषा का, वो है संकेतों द्वारा भावों का संप्रेषण करना। संकेतों द्वारा जब भावों का संप्रेषण होता है तो भावों के संप्रेषण के इस तरीके को कहा जाता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में संकेतों के माध्यम से भावों का संप्रेषण किया जाता है। यहां पर संकेत होंगे और उन संकेतों के माध्यम से आप अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे इसका एक बहुत लोकप्रिय और बहुत अच्छा उदाहरण माना जाता है ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल को यदि आप ध्यान से देखे होंगे तो ट्रैफिक सिग्नल का जब संचालन होता है तो वहां पर किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं आती है कि नहीं? वहां से किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं आती है सर। वहां केवल 3 प्रकार की ऐसे लाइटें लगी होती हैं। आप देखिएगा, आपको नारंगी रंग की लाइट मिलेगी, आपको लाल रंग का लाइट मिलेगा और हरे रंग की बत्ती आपको दिखाई पड़ती है। हर रंग का अपना एक विशिष्ट अर्थ होता है। और चूंकि आप पढ़े लिखे होते हैं इसीलिए जैसे जैसे यहां पर सिग्नल आते जाता है उसी के अनुरूप आप व्यवहार करते हैं। मतलब सर, मतलब अगर लाल बत्ती जलती है तो आप लाल बत्ती के दौरान चलते नहीं है सर, आप रुकते हैं वहां पर। वो ट्रैफिक का अनुशासन है। आप तब तक रुके रहते हैं जब तक हरा नहीं आता। क्यों? क्योंकि हरा एक संकेत है जिसके द्वारा आपको बोला जा रहा है कि आप आगे बढ़िए। तो ये 3 अलग अलग लाइटें हैं और 3 अलग अलग लाइटों के माध्यम से
ट्रैफिक के नियमों को आपको बताया जा रहा है। तो यह है सांकेतिक भाषा। अब सवाल यह आता है कि सर, तो मान लीजिए क्वेश्चन आया कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो आंसर कितना लेंगे? सवाल यह आता है कि भाषा के अगर पूछा गया कितने प्रकार होते हैं, आप क्या लेंगे आंसर? ऑनलाइन वाले बताएंगे। चला, पूर्णिमा, राघवेंद्र, प्रियंका, बताइए आंसर। मान लीजिए क्वेश्चन आया कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, आपका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा बताइए? पूर्णिमा। 3। अच्छा, और 4 टाइप? अरे बाप रे। माधुरी, ठीक, 2। अरे 4 टाइप वाले कौन है? 4 टाइप कैसे हो जाएगा? 4 नहीं होगा। कभी भी क्वेश्चन आएगा कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि भाषा के केवल 2 प्रकारों को ही मान्यता मिलती है, 4 प्रकारों को मान्यता नहीं दी गई है। भाषा के केवल और केवल 2 प्रकारों को मान्यता दी गई है। अब वो 2 प्रकार कौन से हैं? एक तो है आपका मौखिक भाषा, और दूसरे प्रकार की भाषा है लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा को भाषा के प्रकारों में शामिल नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? तो इसके पीछे मत मिलता है हमको आचार्य कामता प्रसाद गुरु का। कामता प्रसाद गुरु ने अपनी बात एकदम स्पष्ट रूप से कही है कि चूंकि सांकेतिक भाषा का व्याकरण लिखना संभव नहीं होता, इसीलिए सांकेतिक भाषा को या संकेतों के द्वारा भाव संप्रेषण को भाषा के प्रकारों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। साफ एक लाइन का वक्तव्य है उनका। तो इसीलिए ध्यान रखिए। और कामता प्रसाद गुरु छोटे मोटे आदमी भी तो नहीं है। कामता प्रसाद गुरु वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी का व्याकरण लिखा है। आप उनकी नियमों की या उनके बातों की अवहेलना नहीं कर सकते। इसीलिए कभी भी क्वेश्चन आता है कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, आपका आंसर होना चाहिए वहां से 2। भाषा के केवल 2 प्रकारों को मान्यता मिली है, एक तो मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा को भाषा के प्रकारों में शामिल नहीं किया जाता। क्वेश्चन आ चुका है और इस बात को आप भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, ये है भाषा के प्रकार। अब आते हैं हम लोग इसी के अंतर्गत अगले टॉपिक में। जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है भाषा के गुणों को। भाषा में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, इनको हमको देखना है। ठीक है, तो भाषा के गुणों को आप अनेक तरीकों से परिभाषित कर सकते हो, क्योंकि भाषा एक तरीके से देखा जाए ना तो भाषा भाव को संप्रेषित करने का तरीका है। और किसी तरीके के तो बहुत सारे गुण हो सकते हैं सर। आप भाषा को जिस रूप में परिभाषित करना चाहे भाषा वैसे परिभाषित हो सकती है, लेकिन हमको उन तरीकों को याद रखना है, उन तरीकों को सीखना है जो आपको भाषा का व्याकरण सीखने में सहायक होंगे। तो इसके अंतर्गत भाषा का सबसे पहला गुण होता है भाषा की परिवर्तनशीलता। यह सबसे पहला गुण। भाषा कभी भी स्थायी नहीं होती, भाषा सदैव परिवर्तित होती रहती है, इसीलिए भाषा की परिवर्तनशीलता इसका पहला गुण होगा। भाषा कभी भी स्थायी नहीं होती, जैसा मैंने अभी आपको बताया, भाषा कभी भी स्थायी नहीं होती। इस बदलाव के पीछे या इस परिवर्तनशीलता के पीछे 3 प्रमुख कारण भाषा शास्त्रियों के द्वारा सुझाए जाते हैं। अब ये 3 कारण कौन से हैं सर? तो पहला कारण है भाषा
क्षेत्रीयता के प्रभाव में आकर के अपने रूप में परिवर्तन करती है, इसीलिए भाषा परिवर्तनशील होती है। दूसरा, भाषा समय के प्रभाव में आकर के अपना रूप बदलती है, इसलिए भी भाषा परिवर्तनशील होती है। और भाषा की परिवर्तनशीलता का तीसरा प्रमुख कारण है सांस्कृतिक संक्रमण का प्रभाव होना। भाषा सांस्कृतिक संक्रमण में प्रभाव में आकर के अपना रूप बदल लेती है। अब इन तीनों शब्दों को समझना बहुत जरूरी है कि सर भाषा परिवर्तनशील होती है और उस परिवर्तनशीलता के पीछे आप तीन कारण बता रहे हो, वो तीन कारण हैं क्या असल में? देखिए, मैंने आपको कहा कि भाषा जो होती है वो क्षेत्रीयता के प्रभाव में आकर के अपना रूप बदलती है। मतलब भाषा की परिवर्तनशीलता के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है क्षेत्रीयता। क्षेत्रीयता के प्रभाव को आप किसी भाषा पर दो रूपों में देख सकते हैं। कौन से दो रूपों में सर? पहला, एक ही भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में बोली जा सकती है, बोली जाती है। जैसे हमारी हिंदी को ले लो, हमारी हिंदी है भाषा एक ही, लेकिन गुजरात वाले हिस्से में जाओगे तो आपको हिंदी का रूप अलग मिलेगा। आप मध्य प्रदेश चले जाओगे तो वहां हिंदी का रूप अलग मिलेगा। आप महाराष्ट्र जाइए, हिंदी का रूप बदला हुआ दिखेगा। आप दिल्ली वाले इलाके में चले जाइए, वहां हिंदी का रूप अलग मिलेगा। आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, उत्तर पूर्वी भाग में, वहां पर आपको रूप अलग बदलता हुआ दिखेगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए सर कि भाषा जो है वो क्षेत्रीयता के आधार पर अपना रूप निर्धारित करती है, और इसी को कहा जाता है भाषा पर क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ना। आप इस चीज को समझिए, अमेरिकन इंग्लिश अलग है और ब्रिटिश इंग्लिश अलग है। क्यों है? वो क्षेत्रीयता के आधार पर अलग है सर। एक का क्षेत्र अलग है, इसीलिए उनके शब्दकोश में भी आपको अतिरिक्त शब्द मिल सकते हैं। और अमेरिकन इंग्लिश का क्षेत्र अलग है, तो हो सकता है कि वहां के शब्द में आपको अलग से कोई शब्द आता हुआ दिख जाए। ठीक है, या तो उसके उच्चारण करने का तरीका बदल सकता है, उस शब्द को उच्चारित करने का तरीका बदल सकता है। तो अनेक प्रकार की गतिविधियां वहां पर संभव हैं। तो क्षेत्रीयता के प्रभाव में आकर के भाषा अपना रूप बदलती है। दूसरी चीज आप इसको समझिए ना, मैं आपको इसको जैसे मैप से समझाऊं, है ना। तो ये रही, मान लो हमारा, ये है हमारा भारत। ये जैसे मान लीजिए भारत है, ठीक। अब मैं बोल रहा हूं हिंदी, तो सर मेरे राज्य में हिंदी का रूप जो है वो कहीं ना कहीं बंगाल में बोली जा रही हिंदी से अलग होगा। है हिंदी दोनों, लेकिन यहां की हिंदी से अलग है सर। हिंदी सर हरियाणा वाले भी बोल रहे हैं, दिल्ली वाले भी बोल रहे हैं, पंजाब वाले भी, इवन कश्मीर वाले भी बोल रहे हैं हिंदी। लेकिन क्या इन सबका रूप एक समान है? नहीं सर। आप हिंदी सुनिए गुजरात वालों की, आपको पता चलेगा कि सर यहाँ की हिंदी भी अलग है। और हिंदी का रूप आप यदि महाराष्ट्र वाले इलाके में देखेंगे तो वहां पर भी हिंदी का रूप अलग है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो सर हिंदी तो ये सभी हैं, ये भी हिंदी है, ये भी हिंदी है, ये भी हिंदी है, ये भी हिंदी है। यहां पर बोली जा रही सभी भाषाएं हिंदी हैं, लेकिन हिंदी का रूप हर एक क्षेत्र में आपको अलग अलग देखने को मिलता है। ये क्या है सर? ये भाषा पर क्षेत्रीयता का प्रभाव है। तो पहला प्रभाव तो ये दिखा सर। दूसरी बात, क्षेत्रीयता का प्रभाव और कैसे पड़ता है सर भाषा पर? देखिए, कोई भी भाषा हो, दुनिया की कोई भी भाषा हो, वो अपने आसपास की भाषाओं और बोलियों से निरंतर प्रभावित होती रहती है। और यही कारण है कि कई बार उस क्षेत्रीय भाषा के शब्द आकर के मूल भाषा में शामिल हो जाते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए हमारे छत्तीसगढ़ी को, छत्तीसगढ़ी आते धनिया यार,
आते ना छत्तीसगढ़ी। कैसे? आरती, आशी, सॉरी, राघवेंद्र, छत्तीसगढ़ी आते थे नहीं? आते ना? हाँ, देखो जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूं हमारी छत्तीसगढ़ी का। हमारी छत्तीसगढ़ी को यदि आप ध्यान से देखें तो सर हमारा छत्तीसगढ़ जो है ना, ये 7 अलग अलग राज्यों से घिरा हुआ है। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में ये फैक्ट कि छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा 7 अलग अलग राज्यों से मिलती है ना? 7 अलग अलग राज्यों से सीमा मिलती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर हम हमारे छत्तीसगढ़ की भाषा देखें तो हमारे छत्तीसगढ़ की मूल भाषा है छत्तीसगढ़ी भाषा। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा जो है ये मूल भाषा है यहां पर की। अब छत्तीसगढ़ की जो पूर्वी सीमा है, इससे संलग्न जो राज्य है वो है ओडिशा, और पश्चिम की तरफ जो राज्य है वो है सर महाराष्ट्र, है कि नहीं? यहां पर जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। अब ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूं कि यहां पर जो भाषा है वो है छत्तीसगढ़ी, यहां पर छत्तीसगढ़ी है, लेकिन छत्तीसगढ़ी और उड़ीसा का मिश्रण होता है, उड़िया का जो मिश्रण होता है वो होता है लगभग, ये जो महासमुंद जिले में आपको मिलेगा ना, बसना, पिथौरा, आपका रायगढ़ वाला इलाका, उस बेल्ट में, और उस बेल्ट में आप ये देखेंगे कि छत्तीसगढ़ी और उड़ीसा के मिश्रण से, ओडिया के मिश्रण से, है ना, छत्तीसगढ़ी और ओडिया के मिश्रण से एक नई प्रकार की भाषा का जन्म यहां पर हमको दिखता है। वो नई प्रकार की भाषा को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर ये तो एक्चुअल में है छत्तीसगढ़ी, ये असल में है छत्तीसगढ़ी, लेकिन चूंकि उस पर ओडिया का प्रभाव दिख रहा है या ओडिया के प्रभाव से वो भाषा प्रभावित हो गई, इसके कारण छत्तीसगढ़ी ने अपना रूप बदल लिया। और आप भी इस भाषा को अलग से एक नाम दे देते हैं, लरिया भाषा। ये लरिया भाषा है सर। तो लरिया कोई अलग से भाषा है ऐसा नहीं है, लरिया एक्चुअल में है छत्तीसगढ़ी, लरिया है छत्तीसगढ़ी, लेकिन चूंकि उस पर ओडिया का प्रभाव पड़ गया है, इसीलिए उसका रूप जो मेन स्ट्रीम छत्तीसगढ़ी है उससे अलग हो गया है सर। जो मुख्य धारा की छत्तीसगढ़ी है उससे ये अलग हो गई है, और इसको हमने अलग से एक भाषा के रूप में चिन्हांकित कर लिया है। यह है भाषा पर क्षेत्रीयता का एक प्रभाव। पश्चिम की तरफ आप आएंगे ना तो आपको यह दिखेगा कि यहां पर जो मराठी भाषा है उसका मेल होता है हमारे छत्तीसगढ़ी से, और मराठी और छत्तीसगढ़ी का जब मेल होता है तो इस मेल के परिणाम स्वरूप भी छत्तीसगढ़ी का एक अलग से रूप निखर करके बाहर आता है सर, और उसको हमने नाम दिया है, उसको हमने नाम दे दिया है खलटाही भाषा। ये खलटाही बोली है सर, ये खलटाही है। और ये हमको कहां पर दिखता है? खलटाही हमको देखने को मिलता है आपके डोंगरगांव वाले इलाके में, डोंगरगांव वाले इलाके में। हाँ बैठना तुम। खलटाही भाषा जो है ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है? तो है ये भी छत्तीसगढ़ी, लेकिन चूंकि इस पर मराठी भाषा का प्रभाव पड़ गया है इसीलिए इसका रूप थोड़ा सा बदल गया है। ठीक, तो ये आप अल्टीमेटली क्या देख रहे हो सर? यहां पर आप ये देख रहे हो कि भाषा तो सर ये खलटाही भी वही है, ये खलटाही भी तो है छत्तीसगढ़ी, ये लरिया भी तो है छत्तीसगढ़ी, लेकिन चूंकि अलग अलग भाषाओं का प्रभाव, जैसे यहां मराठी का प्रभाव, यहां उड़ीसा का प्रभाव, ओडिया का प्रभाव इस पर पड़ा है, तो इस छत्तीसगढ़ी ने अपना रूप बदल लिया है, ये अपना रूप बदल लिए हैं, और अपना रूप बदल लिए इसीलिए इनको अलग भाषा के रूप में आप देख पा रहे हो। ठीक, तो यह है भाषा की परिवर्तनशीलता का पहला कारण। भाषा की परिवर्तनशीलता का दूसरा कारण होता है समय। और जब आप भाषा पर समय के प्रभाव को देखते हैं
या यूं कहें कि भाषा समय के प्रभाव में आकर के अपना रूप बदलती है, तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण होता है मानव की प्रवृत्ति। एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, मानवीय प्रवृत्ति होती है। क्या प्रवृत्ति होती है सर? उसकी प्रवृत्ति होती है कि वो कठिन शब्दों को सरल करके उसका उच्चारण करता है, और चूंकि कठिन शब्दों को सरल करके उच्चारण करता है, तो कई बार ऐसा होता है कि शब्द का रूप ही बदल जाता है, और शब्द का रूप बदला मतलब सीधी सी बात है, भाषा में परिवर्तन हो गया। तीसरा है इसमें सांस्कृतिक संक्रमण। तो सांस्कृतिक संक्रमण क्या है, कैसे ये भाषा को प्रभावित करता है, ये हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, किसी को कोई सवाल पूछना है पूछ सकते हैं। ये सारी चीजें आपने देखी, भाषा का सिलेबस देखा, भाषा बोध वाला टॉपिक आपने चालू करते हुए देखा, भाषा के प्रकार देखे, भाषा के गुणों की आप चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आपने ये देखा कि एक ही भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में बोली जा सकती है। और दूसरा आपने ये देखा कि सर छत्तीसगढ़ी जो है, इस पर आसपास की भाषाओं का प्रभाव पड़ा है, वैसे ही हिंदी पर पड़ा होगा, और हिंदी जब आसपास की भाषाओं से प्रभावित हो गई तो उसने भी अपना रूप बदल लिया। ठीक है, चलिए, तो ये भाषा की परिवर्तनशीलता के दो कारण हमने देखे हैं। कल समय के प्रभाव को और डिटेल में थोड़ा समझेंगे। ठीक है, चलिए, कोई सवाल है पूछ सकते हैं, तो फिर मुलाकात होगी आपसे कल।